एनसीईआरटी क्लास 12th का ज्योग्राफी अध्याय 1 जनसंख्या। ये पार्ट तीसरा होगा और अंतिम पार्ट होगा। आज का टॉपिक के अंतर्गत हम भाषाई संगठन को पढ़ेंगे। तो भारत एक भाषाई विविधता वाली भूमि है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में। भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण आपको 1903 से लेकर 1928 ईस्वी के दौरान आपको किया गया था। भारत का भाषाई सर्वेक्षण कब किया गया था, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी। तो भारत का भाषाई सर्वेक्षण आपको 1903 से लेकर 1928 ईस्वी के दौरान किया गया था। इसमें ये पता लगा था कि ग्रियर्सन नामक व्यक्ति ने भारत का भाषाई सर्वेक्षण किया था। यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो ग्रियर्सन नामक जो व्यक्ति था उसने ही भारत का भाषाई सर्वेक्षण आपको किया था। तो यहाँ पर आपको ग्रियर्सन है, तो ग्रियर्सन ने ही आपको भारत का भाषाई सर्वेक्षण आपको किया था। ये आपको देखिए, भारत भाषा एक भाषा विविधता की भूमि, मतलब यहाँ की भारत में बहुत सारी भाषाएं आपको परिचित है, बहुत सारी भाषा यहाँ पे हैं। तो ग्रियर्सन नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने भारत में भाषाई सर्वेक्षण आपको किया था। भारत में भाषाई सर्वेक्षण आपको 1903 से 1928 के दौरान आपको किया गया था। तो देश में आपको 179 भाषाएं, देश में आपको कुल 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी। तो आपको देखिए, जब भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 के दौरान किया गया तो उस समय आपको देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी। आधुनिक भारत, अगर आज के भारत को हम देखें तो आधुनिक भारत के संदर्भ में आपको 22 भाषाएं अनुसूचित है, 22 भाषाएं अनुसूचित है और अनेक भाषाएं आपको गैर अनुसूचित है। अनुसूचित भाषाओं में देखिए, अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। अनुसूचित भाषाओं में जो आपका वो है, वो आपको हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो हिंदी बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो अनुसूचित भाषाओं में सबसे अधिक है। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत जो बोलने वालों की संख्या कम है, बोडो बोलने वालों की संख्या भी कम है और मणिपुरी भाषा बोलने वालों की संख्या कम है। तो संस्कृत भाषा बोलने वालों की संख्या भी थोड़ी-सी कम है, बोडो भाषा बोलने वाले की संख्या भी थोड़ी-सी कम है और मणिपुरी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या भी कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने-अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण अर्थात वहमत संच हो जाता है, अध्यारोपण हो जाता है। अब यहाँ देखिए, इसने कहा है कि जो भाषाई आपको है, भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित नहीं है और स्पष्ट भी नहीं है, बल्कि उनका अपने-अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण हो जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि भारत के जो आपको भारत में आपको भारत का जो भाषा संरक्षण सर्वप्रथम आपको हुआ था वो 1930-1928 के दौरान आपको हुआ था, जिसमें आपको ये पता लगाया गया था कि 179 भाषाएँ हैं और 544 के लगभग बोलियाँ थी। और आधुनिक भाषा, अगर अगर हम आधुनिक भारत में देखें तो आपको 22 भाषाएँ जो है वो संविधान में अनुसूचित है और अनेक ऐसी भाषाएँ हैं जो कि गैर अनुसूचित हैं। और अनुसूचित भाषाएँ बोलने वालों में आपको हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है और आपको संस्कृत, बोडो, मणिपुरी भाषा बोलने वालों की संख्या थोड़ी-सी कम है, वो लघुत्तम है, मतलब कि कम है। यहाँ पे आपको आगे आपको है भाषाई वर्गीकरण को देखते हैं। देखिए, प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 परिवारों से जुड़े हैं, 4 परिवारों से जुड़े हैं। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिनके उपपरिवार शाखाएँ अथवा वर्ग है। इसे तालिका इतना सब आप समझ सकते हैं। देखिए, प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हैं। जो मुख्य भाषा आपको बोलते हैं उनके 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं और उनमें आपको उनके उपपरिवार और यहाँ पर शाखाएँ आपको इस फिगर में आपको विभाजित किया गया है। अच्छी तरह से आपको समझाया गया है कि भाषाओं के तो ये एक आपको ये तालिका आपको 1.2 ये फिगर आपको यहाँ से यहाँ तक ये है। ये तालिका 1.2 देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण देखिए, यहाँ पर आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला परिवार आपको यहाँ पर आपको है आस्ट्रिक निषाद। आपको सबसे पहले यहाँ पर इसको थोड़ा और बड़ा हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर आस्तिक निषाद 1.3%। अब इसकी कुल संख्या आपको आस्तिक निषाद जो है वो आपको 1.3% आपको है। ये इसका उपपरिवार आपको है ऑस्ट्रो एशिया और ऑस्ट्रो एशियाई और ऑस्ट्रोनेशिया इसका उपपरिवार हुआ। इसकी शाखा या वर्ग जो आपको है वो आपको है मौन खमेर और मुंडा। इसकी जो वाक क्षेत्र है वो आपको मेघालय है। तो इसके जो वाक क्षेत्र है ये आपको है मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के बाहर भी आपको ये सब हैं।
तो देखिए आस्तिक निषाद जो आपको है, आस्तिक या निषाद जो है वो 1.38% अर्थात 1.38% हो गया। इसके उपपरिवार आस्टिक निषाद के उपपरिवार के अंतर्गत आपको ऑस्ट्रोएशियाई आते हैं और ऑस्ट्रोनेशियन आते हैं। इसमें आपको इसकी जो शाखा या वर्ग हैं इसके जो शाखा या वर्ग वो आपको मान, खमेर, मुंडा है, जो कि इसका वाक क्षेत्र आपको मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के बाहर भी आते हैं। अब देखिए द्रविड़ परिवार की संख्या 20% है पूरे भारत में। आपको लगता है कि द्रविड़ परिवार की जो संख्या वो आपको 20% है और इसका उपपरिवार यहाँ पर नहीं दिया गया। इसकी शाखाएँ जो है, द्रविड़ की जो शाखाएँ आपको है, दक्षिण द्रविड़ है, मध्य द्रविड़ है, उत्तर द्रविड़, 3 द्रविड़। द्रविड़ को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है, दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़ के रूप में। इसकी जो देखिए दक्षिण द्रविड़ की जो आपको भाषा क्षेत्र है, वाक क्षेत्र है, वो आपको है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। अर्थात हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में आपको दक्षिण द्रविड़ की भाषाएँ बोली जाती हैं। तो ये दक्षिण द्रविड़ के परिवार के जो आपको शाखा है वो आपको बोलते हैं। उसके मध्य द्रविड़ जो आपको बोलते हैं वो आपको आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में बोलते हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में आपको मध्य द्रविड़ के लोग बोलते हैं। और उसके बाद देखिए बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश उत्तर द्रविड़ में आपको बोले जाते हैं। उत्तर द्रविड़ के लोग वहाँ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसके देखिए बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में आपको उत्तर द्रविड़ के लोग बोलते हैं। चीनी तिब्बती जिसको हम किराती बोलते हैं, चीनी तिब्बती या किरात, आपको इसको 0.85% इसका आपको कुल संख्या है। इसमें देखिए तिब्बती म्यांमारी भी आते हैं, और इसके उपपरिवार के अंतर्गत तिब्बती म्यांमारी और सियामी चीनी भी आते हैं। इसकी शाखाएँ जो आपको तिब्बती हिमालय देखिए, तिब्बती हिमालय की जो शाखा है वो जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में है। तो तिब्बती हिमालय की जो आपको वाक क्षेत्र है वो आपको जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। जबकि उत्तरी असम का जो आपके यहाँ पर है, इसी का जो उत्तरी असम का जो शाखा है ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अरुणाचल प्रदेश में ही वाक क्षेत्र है। असम और म्यांमारी का जो वाक क्षेत्र है वो आपको असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय में आपको बोले जाते हैं। इसके बाद देखिए भारतीय यूरोपीय आर्य जिसे बोलते हैं, भारतीय यूरोपीय आर्य को आपको 73% संख्या सबसे अधिक है। इसका उपपरिवार आपको इंडो-आर्य है। इसका उपपरिवार आपको इंडो-आर्य, इसको आपको 3 शाखा में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहले आपको ईरानी या फ़ारसी जो भारत से बाहर बोले जाते हैं। दर्दी जो आपको है वो आपको जम्मू और कश्मीर में बोले जाते हैं और भारतीय आर्य जो है जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में इसके वाक क्षेत्र हैं। अब ये देखिए कि आस्तिक निषाद को एक बार फिर से हम देखते हैं यहाँ पर आस्तिक निषाद जिसकी कुल संख्या 1.38% है। तो ये इसके उपपरिवार आपको ऑस्ट्रोएशियाई आते हैं, एशियाई और ऑस्ट्रोनेशियन आते हैं। जिसमें से आप ये देखिए कि ऑस्ट्रोएशिया की जो शाखा आपको मान खमेर वो आपको इसका वाक क्षेत्र आपको मेघालय, निकोबार द्वीप समूह में है, जबकि मुंडा का वाक क्षेत्र आपको पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के बाहर आपको हैं। ये आपको सभी जो भाषाई क्षेत्र हैं उनके आपको यहाँ पर हो गए। अब हम इससे आगे चलते हैं। इससे आगे आपके यहाँ पर है धार्मिक संगठन को देखते हैं। देखिए धार्मिक संगठन यहाँ पे देखिए धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है। धर्म जो आपको है वो सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। यहाँ कहा कि धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है। क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाए। अब देखिए धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक, यानी यहाँ की जो भारतीय जो लोग हैं वो अधिकांशतः जो लोग होते हैं वो आपको धर्मों में बिलीव करते हैं और और किसी न किसी धर्म से निश्चित रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से आपको धर्म व्याप्त है। मतलब किसी न किसी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ धर्म व्याप्त है, कोई न कोई धर्म आपको व्याप्त है, उसमें धर्म से वो जुड़ा हुआ है। देखिए देश में धार्मिक समुदाय का स्थानिक वितरण दर्शाता है। कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक ही धर्म की संख्यात्मक प्रबलता विशाल है। मतलब कि कुछ ऐसे धर्म की अगर आपको इसको देखेंगे, इस पैराग्राफ को देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे, इस फिगर को देखें, इससे ये पता चलता है कि कुछ राज्य और कुछ जिलों में एक धर्म की जो संख्या वो अधिक है और दूसरे धर्म की जो संख्या है वो कम है।
जबकि उसी का दूसरे राज्यों में प्रतिनिधित्व आपको नगण्य है। भारत बांग्लादेश देखिए यहाँ पर भारत बांग्लादेश सीमा एवं भारत पाक सीमा से संलग्न जिलों जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों और दक्कन पठार एवं गंगा के मैदान के प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर छोड़कर हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित। इसका ये कहने का मतलब 17 से 90% तक था, उससे अधिक है। 17 से 90% तक और उससे अधिक है। इसका ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कि देखिए सिर्फ इन राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, देखिए भारत बांग्लादेश सीमा एवं भारत बांग्लादेश सीमा एवं भारत पाक सीमा से संलग्न जिलों जैसे जम्मू कश्मीर राज्य और उत्तर पूर्वी के पर्वतीय राज्यों और दक्कन पठार एवं गंगा के मैदान के प्राकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो राज्य आपको बच गए हैं, बाकी जो राज्य बच गए उसमें आपको हिंदू हिंदू धर्म जो आपको उनकी संख्या जो आपको 70 से 90% या उससे भी अधिक है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक यहाँ पर आपको तालिका दिया हुआ है। इस तालिका को हम एक बार ये तालिका आपको जो है वो आपको भारत के धार्मिक समुदाय के 2011 के अनुसार आपको दर्शाया गया है। धार्मिक समुदाय देखिए भारत में कितने आपको है। तो इसमें देखिए हिंदू का जो जनसंख्या मिलियन में आपको देखिए हिंदू का जनसंख्या पूरे भारत आपको मिलियन में आपको 9 से 66.3 मिलियन आपको है। जबकि कुल प्रतिशत आपको 79.8% आपको हो गया। हिंदू मुस्लिम का जनसंख्या मिलियन आपको कितना 172.2% आपको है और कुल प्रतिशत आपको 14.2% हो गया। प्रतिशत 27.8 मिलियन है और कुल प्रतिशत आपको भारत की जनसंख्या में कुल प्रतिशत 2.3% है। सिख की अगर बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पर सिख की जनसंख्या जो आपको है वो आपको तो सिख की जो जनसंख्या है वो आपको 20.8 मिलियन है और कुल जनसंख्या प्रतिशत में देखा जाए तो 1.7% है। बौद्ध की जनसंख्या आपको मिलियन में देखा जाए तो बौद्ध की जनसंख्या मिलियन आपको 8.4 है और इसका आप कुल प्रतिशत जो आपको 0.7% है। उसमें देखिए जैन का जो आपको जनसंख्या मिलियन में आपको 4.5 मिलियन है और इसका कुल प्रतिशत आपको 0.4% है। अन्य धर्म आपको देखिए अन्य धर्म जो आपको वो 7.9 मिलियन आपको है, जिसकी कुल प्रतिशत जो आपको वो 0.7% है और धर्म यहाँ पर ज्ञात नहीं है। बाकी जो और धर्म जो ज्ञात नहीं वो 2.9 मिलियन आपको है और प्रतिशत में 0.2% आपको है। अब यहाँ देखिए आपको ये हमें ये मिलियन वाली संख्या याद नहीं रहेगा कितना मिलियन है, ये पूछे भी नहीं जाते हैं, बस हमें इसमें प्रतिशत याद रखना होगा। तो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो हिंदुओं का प्रतिशत आपको 79.8% हिंदू हैं और मुस्लिम उसके बाद आपको 14.2% मुस्लिम है। ईसाई आपको 2.3% है। सिख आपको 1.7% है। बौद्ध जो आपको वो आपको 0.7% है। जैन आपको 0.4% है और अन्य धर्म जो आपको 0.7% है और वो धर्म जो ज्ञात नहीं है वो आपको 0.2% है। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन तक याद रखना होगा। तो हिंदू का प्रतिशत पूरे भारत में आपको 79.8% है। हिंदू धर्म का प्रतिशत पूरे भारत में 79.8% है। मुस्लिम का प्रतिशत पूरे भारत में 14.2% है। ईसाई का प्रतिशत पूरे भारत में 2.3% है। सिख का प्रतिशत 1.7% है और बौद्ध का प्रतिशत 0.7% है। जैन धर्म का प्रतिशत आपको 0.4% है। बस इतना ही डाटा आपको सफिशिएंट है। तब हम इससे आगे चलते इससे आगे यहाँ पर आपको कहा गया है तो भी विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, देखिए विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली एवं उसके आसपास और लक्षद्वीप में शामिल थे। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जो आपको हैं वो आपको जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली एवं उसके आसपास और लक्षद्वीप में शामिल है। अधिक अल्पसंख्यक जो आपको कम जिसकी जनसंख्या कम हो, जो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक जिसकी संख्या थोड़ा सा कम है, जिसकी संख्या कम है वो आपको जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, केरल में और कुछ जिलों और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, दिल्ली में और उसके आसपास क्षेत्र में और लक्षद्वीप में बहुत अधिक संख्या में आपको है। ईसाई जनसंख्या अब यहाँ देखा है, देखिए इस ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। ईसाई जनसंख्या जो आपको अधिकांशतः कहाँ पर है, आपको देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आपको अधिकांशतः ईसाई जनसंख्या निवास करती है रहती है। मुख्य सांद्रण पश्चिमी तट के साथ गोवा एवं केरल और मेघालय और मिजोरम और नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में भी देखा जाता है। मतलब ईसाई जो लोग हैं, ईसाई जो धर्म के लोग रहते हैं वो आपको गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में भी रहते हैं।
मुख्यतः आपको ईसाई रहते हैं। अब देखिए अधिकांश सिख जो है वो आप आते हैं सिख पे, अधिकांश सिख जो आपको है वो देश की अपेक्षा के छोटे क्षेत्र विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में संकेंद्रित है। मतलब सिख धर्म के जो लोग रहते हैं, वो मुख्य रूप से आपको ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रहते हैं। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह आपको जो जैन है, भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जो जैन है, वो आपको जैन और बौद्ध देश के गिने-चुने क्षेत्रों में ही संगठित है। भारत के जो सबसे छोटे धार्मिक समूह जैसे कि जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ये भारत के कुछ ही क्षेत्रों में रहते हैं, गिने-चुने क्षेत्रों में रहते हैं। जैनियों का प्रमुख संकेंद्र राजस्थान के नगरीय क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र में है। तो जैनीय जो आपको है, जैनी लोग जो है वो मुख्य रूप से जैन धर्म के जो लोग हैं, वो मुख्य रूप से आपको राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, जबकि बौद्ध धर्म अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। बौद्ध बाहुल अन्य क्षेत्र देखिए बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अन्य लोग जो आपको हैं, वो आपको सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और त्रिपुरा में और हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति में आपको है। देखिए जम्मू कश्मीर के लद्दाख में हो गया, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति में आपको बौद्ध धर्म फैले हुए हैं। भारत के अन्य धर्मों में देखिए आपको अन्य धर्मों के अंतर्गत जड़सूत आता है, जनजातीय और अन्य देशज निष्ठाएँ और विश्वास सम्मिलित है। ये समूह छोटे समूह में संकेंद्रित है और देश भर में बिखरे हुए हैं। अब देखिए धर्म और भूदृश्य को यहाँ पर एक बार देखें तो ये आपको टॉपिक है, धर्म एवं भूदृश्य का एक टॉपिक है। देखिए भूदृश्य पर धर्मों को औपचारिक अभिव्यक्ति पवित्र संरचनाओं, कब्रिस्तान के उपयोग और पौधों और प्राणियों के समुच्चय धार्मिक उद्देश्य के लिए वृक्षों के निकुंजों के माध्यम से प्रकट होती है। पवित्र संरचनाएं पूरे देश में व्यापक रूप में वितरित है। ये अस्पष्ट ग्रामीण समाधियों से लेकर विशाल हिंदू मंदिरों, स्मरणार्थ मस्जिदों अथवा महानगरों में शोभायमान ढंग से अभिकल्पित बड़े गिरजाघरों तक हो सकती है। क्षेत्र के संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करते हुए इन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, मठों और गिरजाघरों के आकार, प्रकार, स्थान, प्रयोग और संख्या में भिन्नताएं पाई जाती है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें धर्म और बुद्धिस्ट से रिलेटेड तथ्यों को उजागर किया गया था। तो खैर आगे अब यहाँ पर चलते हैं कि आगे का टॉपिक यहाँ पे आपको है कि श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन यहाँ देखिए, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बाँटा जाता है। देखिए आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जो जनसंख्या है उसको मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है। जिसमें पहला आपको मुख्य श्रमिक है, दूसरा आपको सीमांत श्रमिक है और तीसरा आपको अश्रमिक है। तो आपको देखिए यहाँ पर भारत की जनसंख्या कितने भाग, पहला भाग आपको श्रमिक का है, दूसरा भाग आपको सीमा मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। तो आपको श्रमिक किसे कहते हैं? मुख्य श्रमिक को हम 183 दिन या 6 आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि कहते हैं। देखिए चूँकि मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम 6 महीने काम करता है। तो सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है सीमांत श्रमिक बोलते हैं। श्रमिकों में दोनों मुख्य और सीमांत दोनों श्रमिक 49.8 जो दोनों का जो अनुपात है वो 49.38% है। है। यह एक आर्थिक स्तर इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या के जिसमें एक बड़ा अनुपात जो आश्रित जनसंख्या मतलब जो किसी व्यक्ति पर निर्भर है तो उसको बोलते हैं आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना को इशारा करता है। अब यहाँ पे देखिए आगे आपको राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 49.6%, दमन एवं दीव में गोवा में आपको कितना है श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात 49.6% है, दमन एवं दीव में आपको 49.9%, अन्य सामान्य भिन्नता 10 श्रमिकों की अपेक्षा के देखिए श्रमिकों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर और मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है। श्रम की जो सहभागिता दर वो ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। तो भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन जिसका वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति की खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से है। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाता है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि देखिए, प्रथम सेक्टर जैसे प्राथमिक सेक्टर हो गया, द्वितीयक सेक्टर हो गया और तृतीयक सेक्टरों में की तुलना में यहाँ पर प्राथमिक सेक्टर में अधिक संख्या में लोग आपको कार्यरत हैं। मतलब अगर भारतीय आपको जो यहाँ पर संरचना है वो भारतीय अर्थव्यवस्था जो 3 भागों में हम बांटा गया, उसमें से कोई प्राथमिक सेक्टर मतलब कृषि वर्ग जिसमें आते हैं उसमें अधिक मजदूर है, अधिक लोग आपको जुड़े हुए हैं, जबकि द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर उतने नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एक डाटा यहाँ पर दिया गया, उस डाटा को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपको देखिए श्रमिकों का डाटा दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये कृषक है, फिर घरेलू औद्योगिक श्रमिक है, ये आपको कृषि मजदूर का यहाँ पर शो कर रहा है, और ये आपको अन्य श्रमिक है। इसको देखते हैं, ये देखिए जो आपको ज़रा जो आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करके एक को दिखा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये आपको हो गया कृषक हो गया, मतलब जम्मू कश्मीर को 20%, कृषि को 20% अधिक कृषक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए घरेलू औद्योगिक जो आप यहाँ देख रहे हैं, 1 मिनट, ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये आपको घरेलू औद्योगिक हो गया, घरेलू औद्योगिक मजदूर हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आगे देखिए ये कृषि मजदूर आपको हो गया। तो ये जो कटा हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ सिर्फ यहाँ छोटा-सा भाग ये कृषि मज़दूर का हो गया, बाकी जो आप ऊपर देख रहे हैं, वो आपको अन्य मज़दूर हो गया, वो आपको क्या हो गया, तो वो आपको अन्य श्रमिक हो गया। यहाँ ऊपर से आपको जो देख रहे हैं, ये आपको अन्य श्रमिक हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये आपको अन्य श्रमिक आपको हो गई। इसको अलग से कर देते हैं, ये जो पार्ट जो देखे वो आपको अन्य श्रमिक के अंतर्गत आपको आ गया। तो सभी का अलग-अलग आपको यहाँ पे है। तो हमें इस डाटा से कोई मायने नहीं रहता, बस समझने के था, हो गया। तो अब इसमें आपको इस डाटा से अभी फ़िलहाल तो हमें कोई लेना-देना नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% जो है वो कृषक और कृषि मजदूर है। तो आपको देखिए कुल जितनी भी जनसंख्या उनका जो 54.6% भाग वो कृषक या कृषि मजदूर है, जबकि केवल 3.8% घरेलू उद्योगों में लगे हुए और 41.6% अन्य श्रमिक है जो गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत है। जहाँ तक देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जहाँ तक देश में पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, पुरुष मजदूरों की जो संख्या वो स्त्री मजदूरों की संख्या में तीनों सेक्टर में, मतलब प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर में और तृतीयक सेक्टर में अधिक है। यहाँ आपको देखिए व्यावसायिक संवर्ग यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, व्यावसायिक संवर्ग यहाँ पे दर्शाया गया है ये वाला। तो देखिए सन 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख भागों में बाँटा था। सन 2011 में जब भारत की जनगणना हुई तो उसमें भारत की जो श्रमजीवी जनसंख्या उसको 4 प्रमुख संवर्गों में बाँटा है, जिसमें पहला आपको है कृषक मजदूर है, दूसरा आपको पहला आपको कृषक है, पहला जो कृषक जो किसानी करता है, दूसरा आपको कृषक मजदूर है, कृषि मजदूर, और तीसरा आपको है घरेलू औद्योगिक श्रमिक है, चौथा आपको अन्य श्रमिक यहाँ पे आपको है। यहाँ पे आपको देखिए चूँकि महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। महिला श्रमिकों मतलब महिला मजदूर की संख्या प्राथमिक मतलब कृषि वाले क्षेत्र में जो आपको अपेक्षाकृत अधिक है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में सहभागिता में सुधार हुआ है। मतलब कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टरों में भी महिला की संख्या बढ़ी है।
अब यहाँ पे देखिए आपको भारत में आपको ये तालिका दिया एक पंचांग भारत में श्रम शक्ति का सेक्टरवार संगठन 2011 के अनुसार दिखाया गया है। तो प्राथमिक सेक्टर में आपको देखा जाए तो कुल श्रमिक कितना है 54.6% है। कुल श्रमिक आपको प्राथमिक क्षेत्र में 54.6% है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में आपको 3.8% है और तृतीयक क्षेत्र में आपको 41.6% है। तो ये आपको श्रमिकों की कुल संख्या हो गई। तो प्राथमिक सेक्टर में सबसे अधिक श्रमिक आपको 54.6% है। द्वितीयक सेक्टर में आपको 3.8% है और तृतीयक सेक्टर में आपको 41.6% है। अब यहाँ देखिए पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों का अनुपात में उतार दिखाई दिया है। देखो 2001 में आपको भारत में कृषि सेक्टर में आपको 58.2% है, जबकि 2011 में 54.6% है। मतलब ये है कि कुछ लोग जो आपको हैं 2001 की तुलना में 2011 में ऐसे कुछ प्रतिशत लोग जो है वो कृषि से निकल कर किसी दूसरे सेक्टर में चले गए हैं। मतलब प्राथमिक सेक्टर से निकल किसी दूसरे सेक्टर में ट्रांसफ़र हो गए हैं। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में ये सहभागिता दर बढ़ी है। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में भी सहभागिता दर बढ़ी है। यह श्रमिकों की खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता से गैर खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता को इंगित करता है। जब आपको हम ये कहते हैं कि प्राथमिक सेक्टर में अर्थात कृषि क्षेत्र से लोग निकले हैं तो वो कृषि को छोड़ रहे हैं और किसी दूसरे कार्यों में लग रहे हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय स्थान इसी को हम देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टर स्थानांतरण बोलते हैं। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता देश के विभिन्न सेक्टरों में आपको श्रम सहभागिता दर की स्थानिक भिन्नता है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। अब एक आपको उदाहरण के तौर पर देखिए हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है, बिहार में भी है। दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मज़दूरों की संख्या अधिक है। ध्यान रखें कृषि मज़दूरों की ना कि कृषक नहीं बल्कि कृषि मज़दूरों की संख्या अधिक है। पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। जबकि अगर दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। यह न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि विविध स्तर पर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकताओं को इंगित करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे है एक ये आपको यहाँ पर देखिए ये न्यूज़पेपर का हेडलाइंस है, ऊपर देखिए न्यूज़पेपर का हेडलाइंस है, इसका कोई आवश्यकता आपको नहीं है यहाँ पे, इसको छोड़ रहे हैं। तो ये आपको न्यूज़पेपर का हेडलाइन, इसका कोई ज़रूरत नहीं। आगे आगे देखिए यहाँ पे। अब देखिए एक आपको यहाँ पे हेडलाइन दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के द्वारा जेंडर के प्रति मतलब महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाया गया है। समाज का विभाजन पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है। समाज का जो विभाजन किया जाता है वो आपको पुरुषों में, महिलाओं में और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक रूप से और जैविक रूप से माना जाता है। लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग-अलग भूमिकाएँ निर्धारित करता है और ये भूमिकाएँ फिर से सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जैविक विभिन्नताएँ, सामाजिक भेदभाव, अलगाव अथवा बहिष्कार का आधार बन जाती है। आधी से ज़्यादा जनसंख्या का बहिष्करण किसी भी विकासशील और सब समाज की एक गंभीर समस्या है। मतलब अगर आधी से अधिक जनसंख्या में जो मतलब कि महिलाओं की जनसंख्या का बहिष्कार किया जाए, उसको उतनी सुविधा नहीं दिया जाए, तो वो किसी भी समाज के लिए आपको विकासशील और सब समाज की गंभीर समस्या बन जाती है। वो समाज विकास नहीं कर पाता है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने संज्ञान लिया। यूएनडीपी के अनुसार आदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो एचडीआर यूएनडीपी 1995 के अनुसार कहा गया है कि सामान्य जन्म में किसी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा मतलब सभी के पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिले। इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जो समाज इन सभी भेदभाव तथा बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है, वो एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार इन सभी को संज्ञान में लेते हुए भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सामाजिक अभियान चलाया है। ये बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ही था। ये देखिए काफ़ी ये पुरानी बात है, 2015 की ही बात है आपको है। अब चूँकि कई सारे कार्यक्रम आपको महिलाओं को उत्थान के लिए चलाया गया और काफ़ी उसमें प्रोग्रेस भी हुआ है। तो यहाँ से आपको देखा जाए तो ये अध्याय आपको पूरी तरह से फिनिश होता है, लेकिन फिर भी इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है उसकी भी हम चर्चा करने का इसमें प्रयास करते हैं।
नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उत्तर को चुनिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन में आपको घोड़ा देखिए 121 करोड़। 121 करोड़ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको भारत की जनसंख्या है। तो नीचे ये आपको यहाँ पर होगा सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन है? तो वो 121 करोड़ है। 121 करोड़ आपको भारत की जनसंख्या है। अब हम आगे चलते हैं। आगे दूसरा यहाँ प्रश्न है, ये आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न है। इसमें कहते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व आपको सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए में आपको पश्चिम बंगाल दिया है, बी में आपको उत्तर प्रदेश है, सी में केरल है और डी घ में यहाँ पे क में आपको पश्चिम बंगाल है, ख में आपको केरल है, ग में आपको उत्तर प्रदेश और घ में आपको पंजाब है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो अभी इस चारों राज्यों की बात करें जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन में, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है। इन सभी राज्यों मतलब पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब और केरल, इन सभी राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। तो अब देखिए पश्चिम बंगाल आपको देखिए पश्चिम बंगाल को ऑप्शन में है, ख में आपको केरल है, ग में उत्तर प्रदेश है और घ में आपको पंजाब है। इन चारों राज्यों में पश्चिम बंगाल का क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि सन 2011 की जनगणना सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात सर्वाधिक है? ये यहाँ पे कहता है कि सन 2000 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक आपको था किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में आपको नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर आपको यहाँ पर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई द्रविड़ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? कौन सा आपको भारत में विशालतम भाषाई समूह? देखिए भारत में विशालतम भाषाई समूह आपको किसका है? तो भारतीय आर्य कहते हैं कि भारतीय आर्य जो वो कुल 73% है। कुल कितने प्रतिशत है? वो 73% लगभग आपको, यानी कि भारतीय आर्य का जो भाषा समूह है उसका सबसे विशालतम समूह है, सबसे बड़ा समूह आपको भारतीय आर्य जो है, भारतीय आर्य भाषा समूह जो आपको वो सबसे अधिक संख्या में आपको है। फिर आपको उसके बाद आगे चलते आगे यहाँ प्रश्न है, आगे यहाँ पर प्रश्न है आपको निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 30 शब्दों में दीजिए कि भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीघ्र एवं आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व आपको निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको कहा गया कि चूंकि भारत के अत्यंत ऑप्शन क्वेश्चन ए में यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन 1 में 2 का यहाँ पर क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 में यहाँ पर आपको क्वेश्चन 2 के यहाँ पे कहता है कि भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीघ्र एवं आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण में जनसंख्या वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु की घटना जैसे कि तापमान हो गया है, इसका उत्तर आपको है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु की घटना जैसे तापमान, वर्षा, अतिशीत बहुत अत्यधिक ठंड जिसे बोलते हैं, आपको आर्द्रता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान का थार क्षेत्र उष्णता एवं शुष्कता के कारण, जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख क्षेत्र अतिशीत के कारण, मेघालय का सुंदरवन क्षेत्र अति आर्द्रता के कारण कम घने बसे हुए मतलब यहाँ पे जनसंख्या कम है, क्योंकि इनमें या तो अधिक गर्मी पड़ती है, या तो अधिक ठंडी पड़ती है, या तो अधिक आपको शीत पड़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि आपको वहाँ पर लोग कम बसना चाहते हैं, उनके अनुकूल वो मौसम उपलब्धता नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर कहा गया, दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर कि भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के उत्तरदायी एक कारण को लिखिए। अब भारत की 68.84% जनसंख्या लगभग मतलब कि 6,35,588 गाँव में रहती है। हिमाचल प्रदेश की 89.96%, बिहार की 88.70%, असम की 85.92% तथा उड़ीसा की 83.32% जनसंख्या गाँव में रहती है। इन क्षेत्रों में आपको रोजगार के कृषि पर निर्भरता तथा प्राथमिक क्रियाओं में संलग्नता का निर्धनता इसके प्रमुख उत्तरदायी कारक है। देखिए चूँकि इन क्षेत्रों में सबसे अधिक आपको हिमाचल प्रदेश में 89.89 आपको 96% लोग जो आपको है वो
ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। चूँकि ग्रामीण जनसंख्या इसे इन क्षेत्रों में आपको कृषि पर निर्भरता तथा प्राथमिक क्रियाओं में संलग्नता, मतलब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्नता के कारण आपको निर्धनता इसके लिए मुख्य उत्तरदायी कारक है। इसका मुख्य कारण आपको क्या है, तो आपको क्या प्राथमिक क्रिया में संलग्नता के कारण निर्धनता, जो गरीबी है, वो आपको इसका मुख्य उत्तरदायी कारक है। उसका तीसरा यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा कम आपको भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊँची क्यों है? श्रम सहभागिता ऊँची क्यों है? अब इसको यहाँ पर देखिए, तो भारत के संदर्भ में यह सही है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊँची है, क्योंकि क्योंकि निर्वाह ल क्योंकि क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में अनेक कामगारों की जरूरत होती है। जैसे हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। महिला श्रमिकों की संख्या आपको प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। थोड़ा आपको द्वितीय और तृतीय सेक्टर की तुलना में आपको प्राथमिक सेक्टर में महिला की संख्या अधिक है। अब यहाँ पर चौथे नंबर में देखिए कि 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहता है कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है। तो कृषि सेक्टर में आपको भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, भारत की कुल श्रमजीवी जनसंख्या लगभग 58.2% कृषक और कृषि मजदूर है, जबकि केवल 4.2% श्रमिक घरेलू उद्योगों में तथा 37.6% श्रमिक अन्य विनिर्माण, व्यापार एवं वाणिज्य सेवाओं में कार्यरत। अतः आंकड़े स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश कृषि सेक्टर में संलग्न है, उसमें शामिल है। आपको प्रश्न नंबर यहाँ पर 3 का आपको पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानीय वितरण की विवेचना कीजिए। भारत की जनसंख्या घनत्व के स्थानीय वितरण की विवेचना कीजिए। अब यहाँ देखिए, जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में, आंसर यहाँ पर होगा, जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानीय वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व आपको 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 की जनगणना के अनुसार था। 2001 में भारत की जनसंख्या घनत्व जो था वो 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 में भारत की जनसंख्या घनत्व जो था 2001 में भारत की जनसंख्या घनत्व जो था वह 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया के सबसे संघनतम बसे हुए देशों में बांग्लादेश में जनसंख्या घनत्व आपको 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जापान में 330 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक के बाद तीसरे स्थान पर है। सभी आंकड़े 2011 की नवीनतम जनगणना पर आपको आधारित है। भारत में जनसंख्या के जनसंख्या घनत्व में स्थानीय भिन्नता देखने को मिलती है। भारत में जनसंख्या के वितरण और जनसंख्या घनत्व में स्थानीय भिन्नता देखने को मिलती है। मतलब कुछ राज्य में कुछ और जनसंख्या घनत्व और कुछ राज्य में कुछ कम है, अधिक है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वहीं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये आपको 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व आपको सबसे अधिक आपको 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व आपको 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केरल में आपको 850 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश में 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यद्यपि उत्तर प्रदेश जनसंख्या सभी राज्यों में सर्वाधिक है, मतलब 19.95 करोड़। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.95 करोड़ है, किंतु 1 वर्ग किलोमीटर भूमि पर रहने वाले लोगों की संख्या के अनुसार कई राज्यों में उससे अधिक है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के हिस्से में पश्चिम बंगाल, बिहार एवं केरल के व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा भूमि आती है। ये भी हम कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के हिस्से में पश्चिम बंगाल, बिहार एवं केरल के व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा भूमि आती है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य आपको अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति मात्र, मतलब एक वर्ग किलोमीटर जहाँ पर है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति रहते हैं। मिजोरम में आपको 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं तथा सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। अतः यहाँ रहने वाले लोगों के हिस्से में उस राज्य की अधिक भूमि आती है। अब आते दूसरा यहाँ पर प्रश्न है, 3 का दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको है कि भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। देखिए, व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य किसी व्यक्ति का कृषि, विनिर्माण, व्यापार, सेवा अथवा किसी ऐसी गतिविधि में संलग्न या शामिल होना है जिससे उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का अध्ययन करने से पता चलता है कि यहाँ द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की अपेक्षा प्राथमिक सेक्टर में लगे श्रमिकों की संख्या अधिक है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषि मजदूर है, जबकि
जबकि केवल 4.2 जबकि केवल 4.2% 2% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं तथा 37.6% अन्य श्रमिक है जो घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत, अन्य सेवाओं में कार्यरत है। देश में पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में आपको अधिक है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है, मतलब कृषि के क्षेत्र में महिला अधिक लगी हुई है, अधिक महिला शामिल है कृषि क्षेत्र में। विगत कुछ वर्षों में महिलाओं का द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टरों में आपको वृद्धि हुई है। यह भी जानने पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टरों के श्रमिकों के अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट मतलब कृषि सेक्टर में जो मजदूर लगे हुए थे वो आपको द्वितीय सेक्टर या तृतीय सेक्टर में आ गए हैं। ठीक है। देश के विभिन्न सेक्टरों को श्रम भागीदार तथा दर में आपको स्थानिक भिन्नता भी आपको देखने को मिलती है। जैसे हिमाचल प्रदेश, नागालैंड में कृषकों की संख्या अधिक है, वहीं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। तो अगर आपको पूछा जाए कृषकों मतलब किसानों की संख्या कहाँ पर अधिक है, तो आपको हिमाचल प्रदेश, नागालैंड में किसानों की संख्या अधिक है, कृषकों की संख्या अधिक है। जबकि कृषि मजदूर की बात अगर किया जाए तो कृषि मजदूर आपको आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में और बिहार में आपको कृषि मजदूर संख्या अधिक है। जबकि नागरिक क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में आपको संलग्न है, शामिल है। तो यहाँ से आपके इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको फिनिश होते हैं। तो इसके बाद आपको अध्याय 2 अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा।